कि हम अगर यहाँ से इसको दबा रहे हैं नजदीक से तो क्या है, हमको बल आघूर्ण कम मिल रहा है क्योंकि डिस्टेंस कम है। लेकिन अगर यहाँ से दबा रहे हैं तो बल तो लगा रहे हैं, कम ही लगा रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए हम इसको आसानी से उठा ले रहे हैं। ये काम किसने दिया बताया था? आर्किमिडीज ने दिया था। अगर दूर से लगाएंगे बल तब आसानी से किसी चीज़ को उठा लेंगे, लेकिन नज़दीक से लगाएंगे तो ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस नज़दीक वाला में घट जा रहा है और दूर वाला में डिस्टेंस बढ़ जा रहा है। देखिए टॉपिक हम लोग का है कि भौतिक के कुछ अग्रणी वैज्ञानिक। अग्रणी वैज्ञानिक मतलब अपने भौतिकी क्षेत्र में बहुत सारा सहयोग किए हैं, उसके बारे में हम लोग बात करना है। और उसने कौन सी चीज का खोज किया था, क्या सिद्धांत दिया था, कहाँ के रहने वाले, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला है गैलीलियो। वो कहाँ का रहने वाला था? इटली का। इटली एक देश है, वहां का रहने वाला था और उसने जड़त्व का नियम दिया, है ना। जड़त्व का नियम, न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है ना। जड़त्व के नियम का एग्जाम्पल हम बोले थे कि जड़त्व जो होता है वो द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। और एग्जाम्पल क्या दिए थे कि जब हम कैरम बोर्ड खेलते हैं तो जब स्ट्राइकर से नीचे वाले गोटी को मारते हैं तो केवल नीचे वाला गिरता है, बाकी सब वहीं पे रुक जाता है। तो जड़त्व का नियम कहता है कि जो भी कोई वस्तु है अपने अवस्था में ही रहना चाहता है तब तक जब तक उसमें कोई बाहरी बल नहीं लगता है। यही जड़त्व का नियम है। जैसे कोई गाड़ी में अगर बैठा हुआ आदमी रहता है और गाड़ी चल रही होती है तो गाड़ी रुकने के बाद अगर आगे की ओर झुक जाता है, चाहे गाड़ी रुकी हुई है, तो स्कूटर अगर चलाएंगे हम लोग, स्कूटर रुकी है और चलाना प्रारंभ करेंगे तो जो पीछे वाला बैठा हुआ आदमी रहता है वो पीछे की ओर हल्का झुक जाता है। किसके कारण? जड़त्व के नियम के अनुसार, है ना। जड़त्व के नियम, जड़त्व तीन तरह के होते हैं, एक गति का जड़त्व, एक विराम का जड़त्व, एक दिशा का जड़त्व। ये तो हम लोग देखे थे। न्यूटन ने, इंग्लैंड के रहने वाले हैं, वो गति का नियम दिया। गति का 3 नियम दिया था। गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम, है ना। तो गति का जो जड़त्व का नियम है वही तो गति का नियम है प्रथम। दूसरा नियम क्या है कि संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होता है। गति के दूसरा नियम से हमें बल का फॉर्मूला आता है। पहला नियम से, गति के पहला नियम जो है उससे हमें बल का परिभाषा दिया जाता है। दूसरा नियम से फॉर्मूला होता है। और गति के तीसरा नियम क्या है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होता है और वो भी विपरीत दिशा में होता है ना। गति के गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक दिया, सार्वत्रिक नियम दिया गुरुत्वाकर्षण का। न्यूटन ने ही सबसे पहले बताया था कि इसको ऊपर से नीचे गिराया तो नीचे ही क्यों आया। इसका मतलब पृथ्वी के पास एक ऐसा कुछ बल है जो किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींच लेता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। परावर्तक दूरदर्शी की बात कर रहा है। तो दूरदर्शी के नाम आप लोग सुने होंगे, लेकिन परावर्तक दूरदर्शी के नाम आप लोग नहीं सुने होंगे। देखिए परावर्तक दूरदर्शी की बात कर लिया जाए, अगर इतना में हम बना देते हैं, इतना वहां तक दिख रहा है लाइन, यहां तक, यहां तक, ठीक। तो परावर्तक दूरदर्शी की बात कर लेते हैं हम अगर, कि परावर्तक दूरदर्शी होता क्या है कि अनंत की वस्तु, जैसे कि हम लोग अनंत सूर्य चांद तारे जो अनंत पे हैं उसको हम लोग शीशा पर देखना चाहते हैं तो बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है कि नहीं। 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि जब अनंत वस्तु रहती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है ना जी। और वो भी बहुत छोटा बनता है, नाम मात्र के बिंदु के मात्र बनता है ना। वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है अवतल दर्पण के सामने। तो इसमें जो परावर्तक दूरदर्शी है, इसमें हम लोग एक दर्पण लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं। ये एक दर्पण लेते हैं, परावर्तक दूरदर्शी का फोटो को बना के दिखा देते हैं। तो इसका प्रधान अक्ष हो जाएगा ये, है ना। तो प्रधान अक्ष, अब इसी प्रधान अक्ष पर एक और समतल दर्पण रखा जाता है। इस प्रधान अक्ष पर एक समतल दर्पण रखा जाता है और ये समतल दर्पण जो है ये 45 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाता है। समतल दर्पण कितना एंगल बनाता है प्रधान अक्ष से? 45 डिग्री का। अब अनंत से जो प्रकाश आता है तो समानांतर आता है, इस तरह से समानांतर आएगा, दो प्रकाश आया। और ये जब, चाहे यहां पे ला देते हैं, चलो इस समानांतर आया प्रकाश। तो आप परावर्तन के नियम से जानते हैं कि जितना एंगल से प्रकाश दर्पण की ओर आते हैं उतना ही एंगल से क्या होती है? परावर्तित हो जाती है। तो इतना ही एंगल बनाते हुए यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ज्यादा हो गया, यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहां पे भी उतना ही एंगल बनाएगा। और ये जो प्रकाश है ये भी आएगा तो ये भी एक एंगल इसी तरह से बनाएगा, ठीक है।
तो ये बन जाएगा, ये यहाँ से आया, ये यहाँ से टकरा के गया। ये परावर्तक दूरदर्शी के हम बना रहे हैं फोटो। इसके बाद ये भी तो दर्पण है, यहाँ से भी आकर के अब ये भी टकरा के इसे पार हो जाएगा, होगा ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एक लेंस रहता है, कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। यहाँ पे एक रहता है उत्तल लेंस। परावर्तक दूरदर्शी हमको आगे पढ़ना है, इसलिए हमको अभी अब थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे ना, तो आगे पढ़ने में हमको बहुत आसान हो जाएगा। उत्तल लेंस है। अब बताइए, जब प्रकाश उत्तल लेंस से गुजरता है तो मुड़ जाता है, मुड़ता है ना प्रधान अक्ष की ओर। तो मान लीजिए यहाँ से गया, अब इसी मुड़ जाएगा, यहाँ से अंदर गया, थोड़ा सा मुड़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो प्रकाश को, जब प्रकाश के प्रतिबिंब, यहाँ देखो प्रकाश का प्रतिबिंब कब बनता है? जब दो किरणें आपस में कट जाती है, जहां पे कटती है वहीं प्रकाश की प्रतिबिंब बनता है। जहां पे दो किरणें आपस में कटती हैं वहीं तो प्रतिबिंब बनता है ना वस्तु का। तो अनंत पे मान लीजिए सन था, इसका प्रकाश के आ रहा है, समानांतर प्रकाश आ रहा है, यहाँ से टकराने के बाद समतल दर्पण से टकराया और फिर होकर यहाँ पे आया। अब इसको हम अगर बढ़ाते हैं, देखो यहाँ पे कट गया, यहाँ पे कटा तो यहाँ पे बना प्रतिबिंब, ठीक है। और इसको अगर हम बढ़ाते हैं, इसको धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे तो जहां पे ये मिलेगा वहीं पे उसका प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है, वहीं पे उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। अब ये जो प्रतिबिंब था, यहां से देखते हैं यहाँ पे, तो ये जहां पे कटेगा वहां प्रतिबिंब बन जाएगा, बनेगा ना। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु था जिसका नाम था ए और बी, ठीक है, ए बी था वस्तु, मतलब कि अनंत पे रखा हुआ था। उससे जो प्रकाश आया समानांतर आया, समानांतर आया तो यहाँ से एक बार कटा यहाँ पे, तो ए डैश बी डैश एगो प्रतिबिंब बन जाएगा यहाँ पे। लेकिन ये बहुत छोटा बना है, ये बहुत छोटा बना है, हमको बड़ा देखना है। जो अंतरिक्ष से प्रकाश आ रहा है, अंतरिक्ष में जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब हमारे ऐनक के सामने बहुत छोटा बनता है ना। तो इसको हमको बड़ा देखना है, तो फिर यहाँ पे एगो लेंस लगा देंगे। अब यहाँ से जो प्रकाश के रेखा को बढ़ाएंगे, जहाँ पे कटेगा वहां प्रतिबिंब बनेगा ना। तो ये प्रतिबिंब हमारा ए डैश डबल डैश और बी डबल डैश बनेगा। तो यही जो है परावर्तक दूरदर्शी है जो न्यूटन साहब ने दिया था। इस तरह के हम लोग का फिगर पढ़ना होगा आगे, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में समझ गए। परावर्तक दूरदर्शी का इस्तेमाल कब किया जाता है? जब कोई वस्तु अंतरिक्ष में हो और उसका फोटो हमें बड़ा देखना है और बहुत चमकीला देखना है, मतलब बहुत उस पर लाइट वाला दिखना है, तो हम लोग परावर्तक दूरदर्शी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया परावर्तक दूरदर्शी। अब आगे देख लेते हैं बर्नौली का प्रमेय। तो बर्नौली क्या बोला था बताइए, कल ही बताए थे प्रैक्टिकल के माध्यम से। नहीं, बर्नौली ने बोला था कि अगर बर्नौली प्रमेय बोला था कि अगर हम किसी भी माध्यम का, जैसे कि द्रव है या फिर गैस है, उसका अगर स्पीड को बढ़ा देंगे, अगर स्पीड को, वेलोसिटी को अगर बढ़ाते हैं, तो उसका जो प्रेशर हो जाएगा घट जाएगा, उसका प्रेशर घट जाता है। ये बर्नौली प्रमेय बोला था, और हम कागज लेके कल एक्सपेरिमेंट भी कराए थे। इसके बाद सिरिंज चलाए थे, सिरिंज समझते हो ना, सिरिंज से जो बैलून अंदर था, बैलून के अंदर अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे थे, पिस्टन सिरिंज को आगे धकेल रहे थे, तो देख रहे थे कि हम लोग बैलून छोटा हो रहा था। उस समय बैलून छोटा हो रहा था ना, क्योंकि उस पर प्रेशर बढ़ रहा था। तो प्रेशर जब बढ़ेगा तो क्या होगा, हाँ प्रेशर बढ़ रहा था। तो इसके बाद हम लोग क्या बॉयल सलाह में देखे थे ना जी, वो तो बॉयल सलाह में देखे थे सिरिंज वाला। लेकिन हम कागज वाला जो बात किए थे वो कौन सा बर्नौली का प्रमेय था कि अगर वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी कर देते हैं, स्पीड कहिए चाहे वेलोसिटी कहिए, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, बस एक वेक्टर है एक स्केलर है। तो देखो वेलोसिटी जो है, अगर वेलोसिटी बढ़ जाता है तो प्रेशर घटता है। किसने बताया था? बर्नौली ने बताया था, ठीक है। और एक चीज और बताया था कि अगर ये इस तरह से पाइप है, अगर इस तरह से अगर पाइप है, तो यहाँ पे आकार इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा है, यहाँ पे बड़ा है। अगर इससे हो करके हम किसी लिक्विड को गुजारते हैं, माने तरल द्रव को गुजारते हैं, पानी को गुजारते हैं, तो जितना उसका यहाँ पे एनर्जी होगा उतना ही यहाँ पे भी इसका एनर्जी होगा। कौन बताया था? बर्नौली बताया था। पहला ने बताया था कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगा, यानी वेलोसिटी बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, है ना। ऐसे हम कागज लेके फूंक रहे थे तो बीच में हवा की गति बढ़ गई थी, जिसके कारण दोनों तरफ से हवा का दबाव पड़ रहा था, किस पे? पेज पर। अब पेज सट रहा था, कल हम दिखाए थे भी, है ना।
अब देखो बर्नौली के प्रमेय समझ में आ गया। गैसों का गतिक सिद्धांत में है कि गैसों का आचरण कैसा है, गैस व्यवहार कैसे करते हैं, जब गैस को हीट करेंगे तो उसका गति कैसा होता है, उसके बारे में गैसों का गतिक सिद्धांत में बर्नौली ने दिया था। तो बर्नौली नीदरलैंड के था, उसने बर्नौली प्रमेय दिया और साथ में गैसों का गतिक सिद्धांत के बारे में बताया। समझ में आया बात। इसके बाद रॉबर्ट बॉयल था। रॉबर्ट बॉयल क्या बोला कि अगर भी किसी अगर टेम्परेचर क्या किया जाए, कांस्टेंट रख दिया जाए, टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो क्या होगा, प्रेशर डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये कौन बताया था, बॉयल्स ने। बॉयल्स ने बताया था, इसलिए उसको नाम दे दिया गया बॉयल्स का नियम, बॉयल्स लॉ बोला गया कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, टेम्परेचर कम बेसी नहीं करते हैं, तो अगर वॉल्यूम किसी चीज का बढ़ता है तो उसका प्रेशर घट जाता है। अब सिरिंज वाला एग्जांपल दिए थे हम उस केस में, दिए थे ना कि जब अंदर सिरिंज के अंदर गुब्बारा था और गुब्बारा पे बाहर से अब हम पिस्टन लगा के आगे से बंद कर दिए थे और अंदर से पिस्टन धकेल रहे थे, तो क्या उसके अंदर प्रेशर बढ़ रहा था, प्रेशर बढ़ रहा है ना, तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, है ना, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, ये चीज। और एक चीज और एक्सपेरिमेंट कराए थे, कौन सा, गिलास के नीचे एक कार्डबोर्ड रखे थे, यानी कि कागज रखे थे और उस पर हम दिखाए थे कि पानी नीचे गिर नहीं रहा था। क्यों, यही कारण, किसके कारण, बॉयल्स लॉ के कारण, कि वहां पे वॉल्यूम एयर का बढ़ गया था पानी के अंदर, है ना, तो उसके अंदर प्रेशर घट गया था। जब प्रेशर घट गया तो बाहर से चारों तरफ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा तो पानी को गिरने नहीं दे रहा था, गिलास के नीचे जो कागज था उसको धकेल के ऊपर रखा था, है ना। तो ये क्या था, बर्नौली का बॉयल्स लॉ खत्म हो गया। इसके बाद केल्विन बात आप बोल रहा है, केल्विन, तो केल्विन कहाँ का था, नीदरलैंड के था। बर्नौली और केल्विन दोनों था नीदरलैंड के था और उसने दिया था उष्मागतिकी का द्वितीय नियम। उष्मागति का द्वितीय नियम क्या होता है, उष्मागति का द्वितीय नियम होता है कि जब भी किसी भी हीट का प्रवाह होगा, मतलब ऊर्जा का प्रवाह होगा, तो ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की ओर प्रवाह होता है, मतलब होता है ना। तो ये कौन दिया था, केल्विन ने दिया था। उष्मागति का द्वितीय नियम कहता है कि ज्यादा मात्रा, ज्यादा हीट से कम हीट की ओर ही ऊर्जा का प्रवाह होता है। जैसे कि एग्जांपल देते हैं कि अगर एक तरफ हम किसी लोहे को गर्म कर देते हैं तो ऑटोमेटिक ठंड को देने क्या होता है, गर्म हो जाता है। या फिर एग्जांपल, अगर गलती से भुंजिया भूंज रहे हैं और कढ़ाई में छोलनी छूट गया, तब क्या होगा, जने हाथ धरना होता है उधर गर्म हो जाता है, मतलब हीट तरफ ज्यादा गर्म से कम गर्म की ओर हीट का प्रवाह होता है ना। ये भी बताया था कौन, उष्मागति का द्वितीय नियम में कौन बताया था, केल्विन बताया था। इसके बाद परम स्केल, उसमें उन्होंने बताया केल्विन ने कि परम स्केल एक ऐसा स्केल है जिससे कम टेम्परेचर नापा नहीं जा सकता है। मतलब होता है ना कि हम लोग करते हैं, कम टेम्परेचर कहां तक आप लोग सोच सकते हैं, कितना तक सोच सकते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस, एक ऐसा टेम्परेचर है उससे नीचे किसी चीज का टेम्परेचर हो ही नहीं सकता, जिसको हम लोग बोलते हैं परम स्केल का टेम्परेचर कहते हैं। और उसका वैल्यू होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस, माइनस नहीं, ये होता है डिग्री सेल्सियस। परम ताप जो होता है ना, परम स्केल, तो होता है डिग्री सेल्सियस में। इससे कम टेम्परेचर कभी किसी चीज का हो ही नहीं सकता है, ठीक है। कितना भी कोशिश कीजिए, एकरा से कम टेम्परेचर हम लोग कर ही नहीं सकते हैं। जैसे कि पानी का आप लोग बॉइलिंग पॉइंट आप लोग जानते हैं कितना होता है, कितना डिग्री पर पानी खौलने लगता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो पानी का आप कितनों भी गर्मी दीजिए, कितनों आंच लगाइए नीचे से, कितनों उसको जलाइए, तो भी वो 100 डिग्री से टेम्परेचर से बाहर नहीं हो सकता है। मैक्सिमम उसका टेम्परेचर कितना हो सकता है, 100 डिग्री सेल्सियस। 101 डिग्री सेल्सियस भी नहीं होगा, 102 डिग्री सेल्सियस भी नहीं होगा। वो जितना भी हीट उसको दीजिएगा वो सीधे पानी किस में बदल जाएगा, भाप में बदल जाएगा। भाप का टेम्परेचर 100 डिग्री से ज्यादा हो सकता है, लेकिन पानी का नहीं हो सकता है। इसलिए जब रोटी फूट जाता है हमारे हाथ में, जब रोटी फुलाते हैं तवा पे, तो अगर फूट जाता है तो उसका जो टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। तो गलती से खाली हवा थोड़ा सा लग जाता है हाथ में तो बहुत तेजी से जलता है, पता भी नहीं चलता है
और दर्द भी बहुत तकलीफ करता है कि नहीं करता है। तो वो सब गुप्त ऊष्मा की बात है। बस इतना समझ लीजिए कि -273.15 डिग्री सेल्सियस से हम किसी भी चीज का टेम्परेचर कम नहीं कर सकते हैं। समझ में आया बात? तो ये चीज समझ में आ गया केल्विन का, ठीक है, हो गया सब। अब आर्किमिडीज की बात आते हैं। परम स्केल समझ में आ गया कि एक ऐसा स्केल है वो इसको टेम्परेचर को नाप सकता है, इससे कम टेम्परेचर को नाप भी नहीं सकता है, और इससे कम टेम्परेचर किसी भी वस्तु का होता भी नहीं, ठीक है। -273.15 डिग्री सेल्सियस से किसी भी वस्तु का टेम्परेचर किसी भी माध्यम से किया भी नहीं जा सकता है। जैसे कि हम लोग है ना, पानी को टेम्परेचर कम कर देंगे तो बर्फ बन जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ओकरो से 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम कर सकते हैं टेम्परेचर। जैसे कभी कभी आप लोग सुनते होंगे कि ग्लेशियर जहां पे रहता है, सियाचिन ग्लेशियर जहां पे हमारे देश के नौजवान लड़ रहे होते हैं, वहां पे माइनस कितना 30 डिग्री सेल्सियस चला गया। -30 डिग्री सेल्सियस मतलब बर्फ बनने से भी ज्यादा कम टेम्परेचर चला गया। बर्फ तो बनता है 0 डिग्री सेल्सियस, ओकरो से -30 डिग्री सेल्सियस। तो उतना मतलब कि मैक्सिमम -273.15 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर किसी वस्तु को घटा सकते हैं। इससे ज्यादा हम लोग नहीं घटा सकते हैं, जिसको बोलते हैं परम स्केल, ठीक है, जिसको परम शून्य ताप इसको बोला जाता है। -273.15 डिग्री सेल्सियस है ना, उसको बोलते हैं परम शून्य ताप, ठीक है। इससे कम टेम्परेचर नहीं किया जा सकता। आर्किमिडीज का नाम आप लोग सुने होंगे, है कि नहीं? क्या आपको तबीयत ठीक नहीं है? नजरें बता रही हैं कि ना तबीयत ठीक नहीं है। तो आर्किमिडीज बोला था, आर्किमिडीज जो था कहाँ का रहने वाला था? यूनान का रहने वाला था। अब देखो हमारे इतना मनी पढ़े हैं, भारत के बहुत कम ही वैज्ञानिक देखने को मिल रहे हैं, है कि नहीं? नीचे है, तनी मनी है, नीचे भी है तो तनी मनी है। क्यों? क्योंकि हमारा देश जो है सबसे ज्यादा धर्म के बारे में मामले में लड़ेगा और जाति इस सब के बारे में लड़ेगा, और उसको कोई काम ही नहीं है। वोट देगा तो अपना जाति के देख के देगा कि हमारी जाति में कौन खड़ा हुआ है, हमारा धर्म में कौन खड़ा रहा है, उसी को वोट देंगे, चाहे जो करे देश के लिए, उसे मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो हमारे देश में जाति धर्म बहुत ज्यादा समझिए एक तरह से आदमी को प्रभावित कर दिया है, उसी में आदमी जूझे हुए हैं। समझ में आया? लेकिन ये और बाकी देश में इतना ज्यादा जातिवाद नहीं देखने को मिलता है। समझ में आया? तो आर्किमिडीज जो था वो यूनान का रहने वाला था, और उसने दिया था आर्किमिडीज का सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत में बोला कि आप लोग जानते हैं कि उत्प्लावन का नियम आप लोग जानबे करते हैं, उत्प्लावन बल जानते हैं ना। तो देखिए उत्प्लावन नियम आर्किमिडीज सिद्धांत में कहा कि जब किसी हम वस्तु को पानी में डालते हैं तो क्या होता है, नीचे से ऊपर पानी बल लगाता है किसी वस्तु पर, ताकि वो वस्तु हमें जब खींचते हैं तो उस समय हमको हल्का महसूस होता है, पता है ना। तो आर्किमिडीज ने सिद्धांत दिया था कि अगर किसी वस्तु को हम पानी में डुबाते हैं तो पानी नीचे से ऊपर की एक बल लगाता है, वो आर्किमिडीज का सिद्धांत कहलाता है। और उत्प्लावन बल का नियम कहता है कि बल वो वस्तु जो पानी है वो वस्तु पर कितना बल लगा रहा है, वही नियम देता है, उत्प्लावन बल का नियम देता है। उत्प्लावन बल कितना होता है बाबू, कि जब किसी हम पानी यहाँ पे मान लीजिए टब रखे हुए हैं और यहाँ पे कोई वस्तु को डाल दिए, ठीक है, तो ये जो पानी है इस पे ऊपर कितना बल लगाएगा ये बताता है आर्किमिडीज का उत्प्लावन का नियम। कितना बल लगाएगा? वो बल लगाएगा उतना जितना ये पानी को विस्थापित किया होगा, हटाया होगा, उतना वो पानी नीचे से ऊपर उसको बल लगाएगा। जैसे कि पानी को देखते ना है कि हम लोग अगर पूरा लबालब पानी भरा है बाल्टी, अगर उसमें एक हम लोग ईंटा डाल दीजिएगा तो पानी क्या होगा, नीचे गिरेगा ना। तो जितना पानी नीचे गिरा होगा उतना ही वो जो द्रव है नीचे से ऊपर उसको बल लगाया होगा, ठीक है। तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत में जो नियम था उन्हें आर्किमिडीज ने दिया था कि नीचे से ऊपर पानी कितना किसी वस्तु पर बल लगाया है, जितने ज्यादा पानी को विस्थापित करेगा उतने ज्यादा बल लगाएगा, ठीक है। विस्थापित करना पानी मतलब हटाना, पानी को हटाना। समझ में आ गया बात? देखिए उत्तोलक का नियम की बात करते हैं। उत्तोलक का नियम कौन दिया था? आर्किमिडीज ने ही दिया था। उत्तोलक का भी नियम दिया था आर्किमिडीज ने। तो यहाँ पे देखिए
उत्तोलक मतलब क्या, हम एक दिन बताए थे लीवर के बारे में, है ना। उत्तोलक क्या है, एक तरह से एक लंबा रड होता है, यहाँ पे अगर फॉल्कर हम लगा देते हैं तो 50 किलो के बोरा जो होगा इसको हम यहाँ से खींच के आसानी से उठा सकते हैं। जैसे अब हाथ में हम आपको एग्जांपल देते हैं, छोटा सा अगर एग्जांपल लेते हैं तो कोई चम्मच लेके आए हैं, इतना गरीब हो आप लोग चम्मच भी नहीं ला पाते हो। तो देखिए यहाँ पे जो उत्तोलक है, उत्तोलक का नियम किसने दिया था, आर्किमिडीज ने दिया था। उन्होंने कहा कि उत्तोलक के माध्यम से हम कम बल लगा करके भारी चीजों को भी उठा सकते हैं। ये वीडियो में दिख रहा है जी। तो देखिए ये चम्मच रखा है, तो समझिए कि चम्मच क्या है, एक उत्तोलक है, एक लीवर की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे कोई वस्तु रखा है जो वेट रखा हुआ है, वजन रखा गया है, और ये जो बीच में आपको मार्कर दिख रहा है फलक्रम है। तो उत्तोलक के माध्यम से अगर हम यहाँ से उंगली दबाते हैं तो बहुत आसानी से इसको उठा सकते हैं। देखो ये बहुत आसानी से उठ जा रहा है, लेकिन अगर हम नजदीक ले जाते हैं तो क्या होता है, ताकत लगाना पड़ रहा है तब ये उठ रहा है। लेकिन अगर दूर से लगाते हैं ताकत, बल यहाँ दूर से लगाते हैं तो आसानी से उठ जा रहा है कि नहीं है। तो उत्तोलक किस पे निर्भर करता है, बल आघूर्ण पर। अब बल आघूर्ण क्या होता है बाबू, फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस। पिछले दिन ही हम बताए थे कि जो बल आघूर्ण होता है वो बल गुने दूरी। तो ये जो बल आघूर्ण कहाँ गया उत्तोलक वाला, ये किस पे निर्भर करता है, बल आघूर्ण पर, बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है फोर्स गुने डिस्टेंस। अब बताइए कि जितने ज्यादा दूर रहेगा भार से उतना ही ज्यादा बल आघूर्ण लगेगा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर यहाँ पे था तो ये बल वस्तु यहाँ पे ध्यान दो, जिसको उठाना है हमको, लोड जो है यहाँ पे है, और हम यहाँ से अगर दबाते हैं तो बल तो यहाँ लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या है, कम है ना। लेकिन अगर हम यहाँ से लगाते हैं बल तो डिस्टेंस यहाँ के बीच में क्या है, ज्यादा है। तो डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो बल आघूर्ण भी बढ़ेगा। मान लीजिए डिस्टेंस शुरुआती में नजदीक वाला में रहेगा 2 मीटर तो बल आघूर्ण कम रहेगा, अगर 4 मीटर हो जाएगा तो बल आघूर्ण ज्यादा हो जाएगा। उसी तरह अगर मान लीजिए कि हम अगर यहाँ से इसको दबा रहे हैं नजदीक से तो क्या है, हमको बल आघूर्ण कम मिल रहा है क्योंकि डिस्टेंस कम है। लेकिन अगर यहाँ से दबा रहे हैं तो बल तो लगा रहे हैं, कम ही लगा रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए हम इसको आसानी से उठा ले रहे हैं। तो ये काम किसने दिया बताया था, आर्किमिडीज ने दिया था। अगर दूर से लगाएंगे बल तब आसानी से किसी चीज को उठा लेंगे, लेकिन नजदीक से लगाएंगे तो ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस नजदीक वाला में घट जा रहा है और दूर वाला में डिस्टेंस बढ़ जा रहा है। समझ में आ गया बात, चलो ठीक है। तो नए वैज्ञानिक जो हम लोग मिलने वाले हैं वो है कार्नोट साहब, एस कार्नोट साहब। वो फ्रांस के रहने वाले थे। वो आदर्श ऊष्मा इंजन का सिद्धांत दिया कि आदर्श ऊष्मा इंजन क्या होता है। देखिए कोई भी कुछ भी कहीं पे कह दिया आदर्श तो वो समझो कि मौजूद नहीं है, कोई चीज आदर्श नहीं होता है। आदर्श गैस पढ़ोगे आप लोग, पीवी बराबर एमआरटी वाला, तो आदर्श गैस कभी होता भी नहीं है, ठीक है। आदर्श इंजन कभी आदर्श इंजन होता भी नहीं है। इन्होंने कहा कि एक ऐसा आदर्श इंजन होता है जिसमें उसमें घर्षण होगा ही नहीं, जितना हम लोग हीट देंगे वो सीधे कार्य में कन्वर्ट हो जाएगा। किसने कहा था, कार्नोट साहब ने, कि जितना भी हम लोग हीट देंगे वो सीधे किस में बदल जाएगा, कार्य में बदल जाएगा, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाएगा। तो ऐसा कभी हो सकता है, मान लीजिए मशीन चलाते हैं, आटा वाला मिल में जाते हो, गेहूं वाला मिल में आटा बनाने के लिए, देखते ना है कि 2 एथी लगल रहेगा, एगो एथी लगल रहेगा, कुछ नाम मतलब बोलते हैं पट्टा, फित्ता, उसको बोला जाता है पट्टा, लेदर का लगा रहता है। तो वहाँ पहिया रहेगा और यहाँ चक्कर रहेगा, दोनों को एक दूसरे से कांटेक्ट करके रखता है, और जब चलता है मशीन तो दोनों के बीच में घर्षण बल रहेगा पूरा बढ़िया से, तभी एक पहिया से दूसरे पहिया में पावर ट्रांसफर हो पाएगा, है ना। ये वाला मशीन चलता है और इसके साथ साथ पट्टा के माध्यम से वो वाला मशीन भी चलता है कि नहीं चलता है, तो वहाँ पे घर्षण काम करता है। या फिर हम लोग साइकिल चलाते हैं तो वहाँ पे क्या करता है, घर्षण काम नहीं करता है,
घर्षण भी काम करता है ना, चैन खींचता है, जो स्प्रॉक रहता है उसको घुमाता है, तो चैन के मदद से घर्षण रहता है तब तो काम करता है ना। तो इसने कहा कि एक ऐसा मशीन होगा आदर्श इंजन जिसमें एकदम घर्षण लगेगा ही नहीं, एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से टच ही नहीं होगा, तभी तो घर्षण नहीं लगेगा ना, है ना। और साथ में जितना हम ऊर्जा इस मशीन को देंगे पूरा इसमें बदल जाएगा, वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए तो कार्नो साहब ने एक ऐसा मशीन के बारे में बताया था, तो उसको हम बोलते हैं आदर्श ऊष्मा इंजन। इंजन क्या होता है, ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है इंजन। जैसे कि हम लोग गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं गाड़ी, तो उसमें हम लोग क्या देते हैं, पेट्रोल देते हैं। पेट्रोल आगर के जाके अंदर में एक मशीन होता है जिसको सिलेंडर पिस्टन कहा जाता है, उस मशीन इंजन के अंदर पेट्रोल जलता है, आग जलता है उसके अंदर, समझे। और आग जलता है तो कुछ धुआं के साथ गर्मी निकल जाता है, धुआं जब पीछे निकलता है सिलेंसर के द्वारा वो गर्म धुआं निकलता है, गरम। साथ ही साथ और क्या होता है, कुछ मशीन को गर्म करने में ऊष्मा खत्म हो जाता है, होता है कि नहीं होता है, कि पहले हम कोई चीज करते हैं तो मशीन पहले गर्म होता है। ठंडा के दिन में देखते हैं गाड़ी चालू होता है जल्दी नहीं, पहले किक मार के उसको गर्म कीजिए मशीन को, उतना तो ऊर्जा खत्म हो गया ना। तो इसने कहा कि ऊर्जा खत्म नहीं होगा, जितना भी हम ऊष्मा ऊर्जा देंगे सीधे किसमें बदल जाएगा, कार्य में बदल जाएगा। तो वैसा कोई मशीन होता ही नहीं है। और इसका जो कार्नो साहब था, इसलिए इसके जो डायग्राम बनता है कार्नोट इंजन का डायग्राम बनता है, इसका ऐसा डायग्राम बनेगा, आप लोग आगे पढ़ोगे इसी को, ऐसा डायग्राम बनेगा। इधर रहेगा प्रेशर रहेगा, इधर रहेगा वॉल्यूम रहेगा। तो अगर ए बी सी डी, इसको बोलते हैं कार्नोट साइकिल। इस साइकिल क्यों है, क्योंकि जहां से शुरू हुआ है वहां से घूम करके फिर अगर वहीं पहुंच जाता है तो क्या होता है, साइकिल कहा जाता है, उसको चक्र कहा जाता है। जैसे कि वाटर साइकिल का आप लोग नाम सुने होंगे इंग्लिश में, वाटर साइकिल हिंदी में जल चक्र सुने हैं ना। तो यहाँ पे यही साइकिल है, कार्नोट साइकिल है, क्योंकि इसे कार्नो साहब ने बनाया था, इस इंजन के बारे में समझा था कि ऐसा एक आदर्श इंजन होना चाहिए जिसका डायग्राम बनाया था ये वाला, इसलिए इसको कार्नोट साइकिल का ये डायग्राम कहा जाता है, कार्नोट साइकिल का डायग्राम, ठीक है। तो एस कार्नो जो फ्रांस का रहने वाला था, आदर्श ऊष्मा इंजन का सिद्धांत दिया और उसका डायग्राम ये वाला होता है। ये एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम होता है, वाई एक्सिस पर दाब होता है, माने प्रेशर होता है, ठीक है। तो ये आदर्श इंजन का ये डायग्राम होता है, ठीक है। तो चलो आगे देख लेते हैं। सी हाइगेंस वो कहाँ का रहता था, कहाँ का रहने वाला था, नीदरलैंड का रहने वाला था। 4 को नीदरलैंड देखे हैं अभी तक। तो सी हाइगेंस जो कहाँ का था, नीदरलैंड का रहने वाला था, और प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया। हाइगेंस बताया कि जो प्रकाश हमारे तक पहुंचते हैं वो तरंग के रूप में रहते हैं, ऐसे चलते हैं, ठीक है। प्रकाश क्या है, एक तरंग है। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि प्रकाश कौन सा तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, और जो हम लोग साउंड आवाज जो वेव है वो क्या है, हम लोग साउंड का जो वेव है वो अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइगेंस ने बताया था कि प्रकाश एक तरंग है जो इस तरह की गति करता है, इस तरह से गति करते हुए हम तक पहुंचता है, ठीक। हाइगेंस का हो गया सी हाइगेंस। और कार्नो वाला समझ में आ गया कि उसने एक ऐसा इंजन के कल्पना किया था जिसमें जितना भी हम ऊर्जा देंगे सीधे सीधे कार्य में बदल जाएगा, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाएगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि उसमें घर्षण लगेगा, जितना ऊष्मा देंगे वो बाहर भी इन्वायरमेंट में चला जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके बाद सी हाइगेंस ने नीदरलैंड का रहने वाला था और प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया। देखिए ये प्रकाश जो होता है अनुप्रस्थ तरंग होता है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होता है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ होता है ना जी, तरंग होता है। क्योंकि अनुप्रस्थ तरंग क्यों इसको कहते हैं, क्योंकि इस फॉर्म में चलता है। देखिए प्रकाश को जाना है इधर से जाना है इधर, लेकिन जो जिस डायरेक्शन है प्रकाश के जाने का, और इसके कण जो है इसके लंबवत दिशा में गमन कर रहे हैं, यानी ऊपर से नीचे गमन कर रहे हैं, ऐसे ना कर रहे हैं। तो प्रकाश के जो कण है ऐसे जब गमन कर रहे हैं और प्रकाश के जाने का दिशा इधर है, तो इस तरह से जो परपेंडिकुलर बनता है, तब इसको हम बोलते हैं
अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे, ठीक है। लेकिन अनुदैर्ध्य तरंग साउंड क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग है, जो उसमें जो माध्यम के कण होते हैं इस तरह गमन करते हैं, आगे पीछे ऐसे ऐसे गमन करते हैं, इसलिए क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग में जो माध्यम के कण होते हैं वो तरंग के दिशा में गमन करते हैं, यानी समानांतर गमन करते हैं, तरंग के दिशा के समानांतर गमन करते हैं। इनको साउंड को जाना है इधर, अब इसके कण भी ऐसे से गमन कर रहे हैं, यानी कि साउंड भी इधर जाना है और कण भी ऐसे से गमन कर रहे हैं, यानी कि माध्यम के दिशा के समानांतर गमन है कि नहीं, दोनों समानांतर है, तो ये होता है अनुदैर्ध्य तरंग। लेकिन जो भी तरंग है उसके दिशा के अगर परपेंडिकुलर यानी लंबवत उसके कण गमन करेंगे ऊपर नीचे से, तो ये हो जाता है कौन चीज? अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, ये प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग हो गया, ये हो गया साउंड का। सॉन्ग लिखा जा रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? साउंड मतलब ध्वनि क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग है, और प्रकाश है अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। आगे तनी बात कर लेते हैं। देखो थॉमस यंग था, यंग माने जवान, और जवान है तो व्यक्ति की भी बात करेगा, व्यक्ति माने आदमी, है कि नहीं। तो जो थॉमस यंग था इंग्लैंड का रहने वाला था, अब प्रकाश के व्यक्तिकरण की बात की, प्रकाश के व्यतिकरण, प्रकाश के व्यतिकरण। हम लोग परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, ये सब बहुत चीज पढ़े 9th क्लास 10th क्लास में, है ना। यहाँ पढ़ना हमको व्यतिकरण के बारे में। व्यतिकरण, व्यतिकरण होता क्या है, कभी आप लोग सुने हैं? देखिए जब भी प्रकाश गमन करती है, कौन सा था? यंग साहब था ना जी, हाँ। तो देखिए थॉमस यंग साहब ने बताया, प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में सिद्धांत दिया। उसने कहा कि जो प्रकाश होता है वो कभी उसका तीव्रता जो होता है कभी कम हो जाता है और कभी ज्यादा हो जाता है, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। कभी हम लोग ऐसे का बचपन में ऐसे को पाइप लेके और शैम्पू घोर के और ऐसे डुबा कर, सिगरेट पिए की बात नहीं कर रहे हैं, फुलाने की बात कर रहे हैं, बुलबुल्ला, है ना। जो साबुन का फेन होता है वो भी जब छोड़िएगा पाइप के माध्यम से तो देखिएगा उसको रंग बिरंगी दिखता है, कहीं ज्यादा चमकीला दिखेगा तो पूरा चकदार लगेगा, और कहीं कहीं अच्छा नहीं लगेगा। छोटा छोटा लेकिन कूद कूद के फोड़ता है, उसको फोड़ता है कि नहीं, बहुत खुश रहता है फोड़ के, हम 5 को फोड़ ले, तुम 20 को फोड़ा रहे, हम 30 को फोड़े थे होता है कि नहीं होता है। तो देखिए जो प्रकाश का उसका इंटेंसिटी होता है, यानी जो तीव्रता है वो कभी किसी माध्यम में जाकर के कम या बेसी हो जाता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश के व्यतिकरण के कारण ही पानी के जो शैम्पूल के जो बुलबुले होते हैं या सरफ या साबुन के बुलबुले होते हैं हमें रंगीन दिखाई देते हैं, समझे। कहीं पे रंगीन दिखाई देंगे, कहीं कहीं पे सादा दिखाई देंगे, दिखता है ना। तो प्रकाश के व्यतिकरण वही होता है, और प्रकाश के व्यतिकरण के कारण ही कहीं के आप लोग देखिएगा कि अगर रोड पर पेट्रोल गिर गया है तो ही चमकदार दिखाएगा, दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है ना। या फिर स्याही को अगर पानी में गिरा दिए तो भी देखिएगा कहीं कहीं खूब चमकदार दिखेगा, जब फैलेगा ना स्याही तो कहीं कहीं खूब एकदम चमकदार दिखेगा, अजब तरह के एकदम उसका रंग दिखेगा। तो जहां पे ज्यादा चमकदार दिखता है वहां प्रकाश की मात्रा बढ़ी रहती है, और जहां पे चमकदार कम दिखता है तो वहां प्रकाश की मात्रा कम रहेगी या फिर शून्य रहेगी, समझ में आया। तो उसी को बोलते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। समझ में आ गया बात है कि प्रकाश के व्यतिकरण के कारण ही बुलबुले जो होते हैं साबुन या सरफ या शैम्पू के वो हमें चमकदार दिखाई देते हैं, ठीक है, वो हमें चमकदार दिखाई देते हैं। अब नया टॉपिक देखिए, फ्रेनल। फ्रेनल जो था वो फ्रांस का रहने वाला था, और उसने दिया प्रकाश का विवर्तन का सिद्धांत दिया, प्रकाश के विवर्तन का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि जब प्रकाश किसी तीक्ष्ण मतलब बहुत शार्प, तीक्ष्ण मतलब क्या? शार्प, कभी तीक्ष्ण माध्यम से जब गुजरता है तो अब उसमें थोड़ा सा झुकाव आ जाता है, थोड़ा सा मुड़ान आ जाता है, ठीक है। या फिर किसी पतले से जब प्रकाश किसी पतले छिद्र से होकर के गुजरता है तो निकलने के बाद वो चारों तरफ फैलता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन, उसको बोलते हैं प्रकाश का
विवर्तन। अब देखिए कोई आदमी अगर यहाँ पे रहता है, आदमी यहाँ रहता है, इधर सन है, तो इसका प्रकाश जाके इधर छाया बनेगा, इधर बनता है छाया, है ना। अगर पक्षी उड़ रही है, कुछ बन गया जी, हाँ ठीक है पक्षी अगर पक्षी उड़ रही है तो पक्षी अगर नीचा पे रहेगा तो उसका छाया बनेगा। जैसे जैसे पक्षी ऊंचा पे जाएगा तो बहुत ऊंचा पे जो पक्षी रहता है तो हमें जमीन पे पक्षी के परछाई दिखाई देता है? नहीं, कभी नहीं देखेंगे। जहाज उड़ते रहेगा तो जहाज की परछाई जमीन पर दिखाई देता है? नहीं, कभी नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि जब भी प्रकाश इसके तीक्ष्ण मतलब किनारे से टकराएगा तो ये थोड़ा सा मुड़ जाएगा। अब मुड़ जाएगा, मान लीजिए अगर कोई आलू रख देते हैं जी, गेंदा रखते हैं, बॉल, इतना बड़ा बॉल है तो जमीन यहाँ पर अगर है तो इसका छाया यहाँ पे दिखेगा, छोटा सा छाया दिखेगा ना। ये बॉल अगर यहाँ पे चला जाएगा तब इसका छाया नहीं दिखेगा। समझ में आया क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि जो प्रकाश इसे पड़ा है तो हल्का इधर से हल्का सा मुड़ गया है, इधरों से आया होगा तो इसको हल्का सा इससे मुड़ गया होगा, तो आगे जाकर के इसका मुड़ करके यहीं तो छाया खत्म हो गया, तो नीचे आ ही नहीं पाएगा। छाया बनेगा इसका कहाँ? आकाश में बनेगा, नीचे जमीन पे आएगा ही नहीं। समझ में आया? तो सीधा सीधा हम लोग एक लाइन में समझ लीजिए कि फ्रेनल जो फ्रांस का था, उन्होंने बताया कि प्रकाश का विवर्तन का सिद्धांत दिया और बताया कि जब किसी भी तीक्ष्ण मतलब किनारा से, बहुत शार्प किनारा से कोई प्रकाश होकर के गुजरता है तो वो अपने रास्ता में थोड़ा सा मुड़ान ला देता है, यानी झुकान ला देता है, यानी झुक जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। और यही कारण है कि जो हवा में जहाज उड़ रहा होता है या फिर हवा में पक्षी उड़ रही होती है, उसका छाया हमें जमीन पर दिखाई नहीं देता है, क्योंकि इसका देखिए यहाँ पे जो प्रकाश पड़ा होगा तो हल्का से मुड़ा होगा, तो लीजिए जमीन पर पकड़ा गया, इसका छाया बन गया। यहाँ पे जब हवा से मुड़ा हल्का सा तो जाकर तो रास्ते में खत्म हो गया इसका छाया, जमीन पर इसका दिखेगा ही नहीं। समझ में आया? तो इसलिए प्रकाश का विवर्तन, समझ में आ गया बात? प्रकाश का विवर्तन, किसी किनारे से होकर प्रकाश का मुड़ जाना प्रकाश का विवर्तन हो जाता है। प्रकाश का व्यतिकरण, कहीं पे प्रकाश की मात्रा अधिक या कम में होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का व्यतिकरण, और इसके कारण बुलबुले चमकते हैं, इसके कारण पक्षी और जहाज का जो छाया होता है हमें जमीन पर दिखाई नहीं देता है। ओके, चलो आगे जाता फैराडे साहब की बात कर लेते हैं, है ना। मैडम नहीं आएगी क्या? प्रकाश के छाया की बात अगर कर लिया जाए, छाया की नहीं करेंगे, आप बात करेंगे फैराडे के, जो इंग्लैंड का रहने वाला था, मिस आएंगे, ठीक। बहुत जीन जिएगी जी। देखिए फैराडे का जो नियम है, उन्होंने, फैराडे साहब जो इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, उन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के बारे में बताया। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, आप लोग 10th क्लास में कुंडली के बाद नाम सुने होंगे। कुंडली क्या होता है कि एक कॉइल तार होता है जो इस तरह इस आकार में घुमावदार होता है, यही तो कुंडली कहलाता है। अगर हम ये मार्कर है, इसके ऊपर बहुत सारा तार लपेट लेते हैं, अब मार्कर बाहर निकाल देंगे तो जो मेरे पास खोखला एरिया बचेगा वो क्या कहलाएगा? कुंडली कहलाएगा। ठीक है, तो जब कुंडली के आसपास हम लोग चुंबक को ले जाते हैं तो एक इसमें प्लस और माइनस का हम लोग को एथी देखने को मिलता है, यानी इसमें हम लोग विद्युत धारा उत्पन्न होने लगता है। जब कुंडली के आसपास चुंबक को हम आगे पीछे करते हैं तो उस केस में हमें कुंडली के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है, जिसे हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसको बोलते हैं हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और इस तरीके से विद्युत धारा जो उत्पन्न होता है उसके बोलते हैं प्रेरित धारा कहा जाता है। ठीक है, जब किसी कॉइल है जो कुंडली है उसके आगे पीछे हम लोग मैग्नेट का करते हैं तो ऑटोमेटिक इसमें करंट उत्पन्न हो जाता है। जब करंट उत्पन्न हो जाता है तो इसको हम लोग इसी सिद्धांत को कहेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम कहेंगे। और इस तरह से विद्युत धारा जो उत्पन्न होती है उसको कहते हैं हम लोग प्रेरित धारा। ठीक है, अब देखिए विद्युत अपघटन तो आप लोग 10th में केमिस्ट्री में खूब अच्छा से पढ़े हो, ना पढ़े हो?
कि जब किसी विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो उसके अवयव जो होते हैं आपस में टूट करके अलग अलग हो जाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं विद्युत अपघटन के नियम। नहीं, याद करिए, ऐसे दिमाग में लगाइए हाथ और सोचिए सच में याद आ रहा है कि नहीं। देखिए, आपको याद होगा कि जब हम लोग NaCl का विलयन लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन लेते हैं, यानी नमक और पानी इसमें मिलल रहता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन हो गया, सोडियम क्लोराइड का विलयन, हाइड्रोक्लोरिक HCl की बात हम करने लगे, HCl नहीं, मैंने नमक और पानी लेते हैं तो सोडियम क्लोराइड का ये विलयन हो गया। जब सोडियम क्लोराइड विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हम लोग को मिलता है क्या है, सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस। इसी को तो कहते हैं विद्युत धारा के विद्युत अपघटन के नियम, कि जब किसी विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो उसके विलयन में जो अवयव थे वो अलग अलग टूट करके हो जाते हैं, जिसको कहते हैं विद्युत अपघटन के नियम। डायनेमो, डायनेमो मतलब जनरेटर, कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली को या किसी चालक को अगर घुमाया जाता है तो उसमें क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होने लगता है, तभी तो जनरेटर काम करता है। जनरेटर में हम लोग क्या डालते हैं, केरोसिन डालते हैं या फिर डीजल डाल देते हैं, उसके वजह से उसके अंदर एक कॉइल जो होता है, इसको आर्मेचर जो होता है, आर्मेचर आप लोग देखे ना थे, जैसन था बैडमिंटन नियन आर्मेचर, याद आ रहा है। अब इधर चुंबक था, इन्हू चुंबक था, अब इन्हू चुंबक था, एगो एने है नॉर्थ है, एगो साउथ, मान लीजिए ऐसे रहता है। तो इसको गोल गोल अगर घुमाएंगे ना तो इसमें क्या होगा, बिजली उत्पन्न होने लगेगा, जिससे हम लोग जनरेटर के माध्यम से शादी ब्याह में बल्ब जला पाते हैं। ठीक है, तो डायनेमो समझ में आ गया कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी इसको कुछ आर्मेचर को घुमाते हैं तो उसके अंदर विद्युत धारा उत्पन्न होने लगता है, जिसको हम लोग कहते हैं डायनेमो। तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण से ही तो डायनेमो की बात हुई ना, तो ये चीज हम लोग कहानी आज हो गया खत्म। अब आप लोग इंग्लिश पढ़िए, ठीक है।